अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात मौसम की। ठंड के बीच दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कुछ शहरों में आज सुबह हुई बारिश के चलते ठंड और बढ़ गई। पहाड़ों पर भी बर्फबारी देखी जा रही है। मौसम में आए इस बदलाव के पीछे वजह एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को बताया जा रहा है, जिसके चलते पूरा उत्तर भारत ठिठुरन वाली ठंड महसूस कर रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि क्रिसमस के बाद ठंड के ये तेवर और तल्ख होंगे। श्रीनगर की मशहूर डल झील जमने लगी। उत्तराखंड में नदी और झरने जमने लगे। हिमाचल में बर्फबारी हो रही और मैदानी राज्यों में बारिश हो रही। 20 दिसंबर के बाद पहाड़ से लेकर मैदान तक कुछ ऐसा है मौसम का मिजाज। ठंड से पूरा उत्तर भारत इन दिनों ठिठुर रहा है। इस ठंड के बीच आज सुबह जब दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों के लोग सोकर उठे तो उनका स्वागत बारिश ने किया। दिल्ली से लेकर यूपी तक, पंजाब से लेकर हरियाणा तक ये बारिश देखने को मिली है। इस बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोग कड़ाके की ठंड से दो चार हो रहे हैं। ऐसे में ठंड से बचने के लिए किसी ने अलाव का तो किसी ने गर्मा गर्म चाय का सहारा लिया। एक तरफ जहां पहाड़ी इलाकों में देखा जा रहा है कि बर्फबारी पड़ रही है, वहीं मैदानी इलाकों में ठंड के कारण कपकपी छाई हुई है। पर आज सुबह जब सोमवार दिल्ली वाले उठे तो उनको बारिश देखने को मिली। इस समय मैं आपको तस्वीरें दिल्ली के अक्षरधाम की दिखाऊंगा, जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्मोक की एक मोटी चादर ने जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के और जो इलाके हैं उनको घेर रखा है, पर वहीं साथ ही अभी बारिश पड़ रही है। इस सर्दी की पहली बारिश ने मौसम बदल कर रख दिया है। तस्वीरें आप देखिए, ये खनौरी का एरिया है, संगरूर में पड़ता, और खासकर मालवा के अंदर कैसा फर्क है। आप देखिए कि येलो अलर्ट मौसम विभाग ने फोक का जारी किया है, तो उसका असर भी इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद दिखने लग गया है। फॉग बढ़ चुकी है, 500 से 1000 मीटर की विजिबिलिटी है, और साथ साथ ठंड भी बढ़ गई है। 5 से 6 डिग्री पारा जो है वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर से नीचे है, यानी कि पूरे पंजाब में अगर कहें तो इसका असर है। और वही आधे पंजाब यानी कि 11 जिलों में तकरीबन येलो अलर्ट इस फॉग का जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने पहले ही इस बात को लेकर अनुमान जताया था कि जल्द ही मैदानी राज्यों में बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का ये अनुमान पहाड़ से लेकर मैदान तक सच साबित होता भी दिखा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम में ये बदलाव एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आया है। ये आप देख सकते हैं कि बूंदाबूंदी का रीजन आप एक जहाँ क्लाउड पैच देख रहे हैं, ये एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और जिसका प्रभाव पूरे हिमालयस पे है, प्लेन्स पे भी है, जिसके कारण प्लेन्स पे बूंदाबूंदी हो रही है। हिमालय में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल हो रही है, और इस सिस्टम का जो प्रभाव है वो आज तक ही रहने वाला है। इसके बाद स्पेसिफिकली एनसीआर दिल्ली की बात करें या पंजाब हरियाणा की बात करें तो सिस्टम आगे होने के बाद जो विंड्स हैं वो थोड़ा नॉर्थ वेस्टर्ली होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो थोड़ा टेम्परेचर्स में डिपिंग आएंगी। पहाड़ों पर भी इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बर्फबारी फिर से शुरू हो चुकी है। बर्फबारी से जुड़ी ये ताजा तस्वीरें पर्यटन के लिए मशहूर शिमला से आई हैं, जहां कुछ घंटों की बर्फबारी ने घूमने आए सैलानियों के चेहरों पर खुशी बिखेर दी। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि बर्फबारी का ये दौर आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, जिसके चलते ठंड और बढ़ेगी। कल 24 तारीख को जो है सिर्फ हमें ऊंचाई वाले स्थानों पे ही हल्के स्तर की बर्फबारी देखने को मिलेगी। 25 और 26 को मुख्यतः हमारा हिमाचल प्रदेश में मौसम ड्राई रहने वाला है, लेकिन 27 तारीख को एक बार फिर से ऊंचाई वाले स्थानों पे बर्फबारी, और 28 दिसंबर को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पे हमें एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी, जिसमें मुख्यतः जो हमारे निचले इलाके हैं वहां पे बर्फबारी, मिड हिल्स और हाई हिल्स में 28 तारीख को हमें एक मध्यम स्तर तक की बर्फबारी देखने को मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है।
हालांकि हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में बर्फबारी का भले ही अभाव है, लेकिन यहाँ ठंड जबरदस्त पड़ रही है। कई इलाकों में पारा माइनस में है, जिसके चलते पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ और झरने जमने लगे हैं। ये जमे हुए झरने और नदियाँ लोगों के आकर्षण का केंद्र इन दिनों बने हुए हैं। ये तस्वीरें नीति घाटी से हैं, जहाँ प्रकृति का ऐसा अद्भुत नजारा लोगों को पसंद भी आ रहा है। चमोली जनपद की नीति घाटी में इस समय हम हैं गमसाली के पास, और यहाँ पे देख सकते हैं ठंड का प्रकोप किस तरह से दिखाई दे रहा है। पूरे पहाड़ पर बर्फ की सिल्लियां और जो कांच नुमा आकार बने हैं, ये पानी की बूंदें हैं जो पहाड़ी से आती है और वो यहाँ पे पाले के आकार में तब्दील हो चुकी है। हालांकि पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हुई है, इसलिए पर्यटक भी इस ओर रुक कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इस समय बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंचे हैं। हर कोई इन नज़ारों को देखने के लिए यहाँ पे रुक रहा है, गाड़ियां रुक रही हैं, हर कोई इनको देख के बहुत उत्साहित हो रहा है। खासकर नीति घाटी में जब गमसाली से हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरह के दिव्य नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही हर कोई उत्साहित हो रहा है इन नज़ारों को देख के। हालांकि ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं न कहीं ये पर्यटकों को पसंद भी आ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में अभी तक बर्फ रह नहीं गई है। एक बर्फबारी हुई थी, लेकिन बहुत कम बर्फबारी हुई थी। उसके बाद अब ठंड अपने प्रचंड पर दिखाई दे रही है। मौसम को लेकर संभावना ये जताई जा रही है कि क्रिसमस के बाद ठंड का और प्रचंड रूप पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक देखने को मिल सकता है। दिल्ली से अनमोल बाली, मनीषा लड्डा, पंजाब से अमन भारद्वाज और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगली खबर इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई, जो कि साल के अंत में 24 अहम प्रयोग अंतरिक्ष में करने जा रहा है। इनमें 14 प्रयोग इसरो की विभिन्न प्रयोगशालाओं से और 10 प्रयोग निजी विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप से जुड़े हैं। इन तमाम प्रयोगों के लिए इसरो PSLV रॉकेट का इस्तेमाल करेगा, जिसकी लॉन्चिंग 30 दिसंबर को रात 9:58 पर करने की घोषणा है इसरो की तरफ से की गई है। कहा जा रहा है कि इन प्रयोगों पर ही इसरो के आगामी मिशन की सफलता निर्भर करेगी, खास करके गगनयान मिशन और भारतीय स्पेस स्टेशन के निर्माण को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारतीय स्पेस एजेंसी, आपको बता दें, POEM-4 यानी कि PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4 के तहत बीज के अंकुरन का प्रयोग अंतरिक्ष में करेगी, जिसके लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की ओर से तैयार कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल पॉइंट स्टडीज यानी कि क्रॉप्स में 8 लोबिया में बीजों को उगाने की योजना बनाई गई है। क्रॉप्स एक खास तरह का बॉक्स है जिसमें तापमान कंट्रोल में रहेगा, ताकि बीजों को उगने के लिए सही वातावरण मिल सके, क्योंकि अंतरिक्ष में बीजों को उगाने के लिए ना तो पानी है, ना ऑक्सीजन और ना ही सूर्य की रोशनी। इसलिए क्रॉप्स नाम की ये विशेष बॉक्स प्रयोग में लाया जाएगा। इस प्रयोग के जरिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंतरिक्ष में फसलें उगाने की संभावना तलाशेगी। हालांकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा पहले ही अंतरिक्ष में बगैर ऑक्सीजन, बगैर पानी और बगैर सूरज की रोशनी के आलू, गेहूं, टमाटर, चावल, मक्का, सोयाबीन और मूली जैसी फसलें उगाने का प्रयोग कर चुका है। नासा के बाद अब इसरो भी इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए लगा हुआ है। अगर इसरो को अपने इस प्रयोग में सफलता मिल जाती है तो उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। बीजों के अंकुरन के अलावा कचरा साफ करने के लिए एक रोबोटिक आर्म का परीक्षण भी होगा। साथ ही PSLV C-60 रॉकेट अपने साथ लेजर और चेजर और टारगेट नाम के 2 सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। इसके तहत इसरो पहली बार अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों की डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया को अंजाम देगा। डॉकिंग और अनडॉकिंग की ये प्रक्रिया भारत के अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि डॉकिंग का मतलब है 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ना, जबकि अनडॉकिंग का मतलब है अंतरिक्ष में जुड़े 2 यानों को अलग करना। अगर भारत सफलतापूर्वक डॉकिंग और अनडॉकिंग की ये प्रक्रिया कर लेता है तो वो अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास ये उपलब्धि होगी। इसरो हमारा कोशिश कर रहा है कि कुछ 8 लोबिये के बीज अंतरिक्ष में उगाए, और ये एक एक्सपेरिमेंट है जो MIT यूनिवर्सिटी के सहायता से और साराभाई स्पेस सेंटर के सहारा से ये किया जा रहा है। साराभाई स्पेस सेंटर ने एक बक्सा तैयार किया है उनके सहायता से, और उसमें ये जो लोबिये के बीज हैं, 8 लोबिये के बीज उसमें उगाए जाएंगे। ये एक माइक्रोग्रेविटी एटमॉस्फेयर है, आपको तो पता ही है, जहां पर ग्रेविटेशनल पुल बहुत कम है,
और फिर जहां तक सनलाइट का सवाल है वो एलईडी के माध्यम से करेंगे ये सब। और दूसरा जो कंट्रोल जिसे कहते हैं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट जो है वो पृथ्वी पे किया जाएगा एमिटी यूनिवर्सिटी से। अभी और एक एक्सपेरिमेंट है इसी के साथ जिसमें हम स्पिनच का भी उगाने का कोशिश करेंगे। अभी ये कैसे करेंगे? एक तो जो सूर्य होगा उसको एलईडी के माध्यम से रेप्लिकेट किया जाएगा और जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एक जेल के तरफ के माध्यम से दिया जाएगा और एक बक्सा जो है जो थर्मली कंट्रोल्ड है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। जो अभी गगनयान जाएगा वहां पर हमें 1 केजी भेजने के लिए कुछ 20,000 से 40,000 डॉलर लगते हैं 1 केजी के लिए और हर एस्ट्रोनॉट को 1.8 केजी का खाना दिया जाता है और कुछ एक्स्ट्रा होता है। अभी आप मैथमेटिक्स कर लीजिए कि कितना लगता होगा स्टॉकिंग अप में। तो ये सब अगर हम अंतरिक्ष में ये अपना ही पेड़ उगाएं और उसी को हम खाएं तो कितना आसान होगा, कितना इकोनॉमिकल। और अब बात ऐसे बाबा की जो कि महाकुंभ में ई रिक्शा से पहुंचे हैं। 30 साल पहले अपना घर बार और भरा पूरा परिवार को छोड़ने वाले इस बाबा की पूरी दुनिया अब इसी ई रिक्शे में सिमटी है। बिहार के खगड़िया में एक छोटे से गांव के रहने वाले महात्मा ओम तत्सत घर परिवार से काफी प्रसन्न थे, लेकिन पहले लिवर कैंसर, फिर एक सपने की वजह से उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। हर तरफ आस्था के रंग हैं, जिनसे प्रयाग का वातावरण और भी भव्य हो गया है। 13 जनवरी से महाकुंभ मेले का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ में दिव्यता, भव्यता और आस्था के संगम से जुड़ी तैयारियों के बीच अलग अलग रंग रूप में साधु संत त्रिवेणी के तट पर पहुंच रहे हैं, जिनके बगैर इस आयोजन को पूर्ण नहीं माना जाता। केसरिया रंग का वस्त्र धारण किए ओम तत्सत नाम के बाबा भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उनकी सुर्खियों में रहने की वजह उनका ई रिक्शा भी है, जिसका रंग केसरिया है। इस ई रिक्शे की बदौलत ही बाबा सन्यासी का जीवन जी रहे हैं। संगम की रेती और साधु संतों का जमवाड़ा, लेकिन इसी कुंभ में तरह तरह के साधु संत नजर आते हैं। कुछ अजब हैं तो कुछ गजब हैं और हर दिन साधुओं के नए नए रूप नजर आते हैं। इस वक्त हमारे पीछे जो साधु हैं ये ई रिक्शा वाले बाबा हैं। यानी आप समझिए 30 साल पहले इसने अपने दैनिक जीवन को इन्होंने त्याग कर दिया और अब ये साधु के वेश में आ गए हैं। ये कोई ऐसे वैसे साधु ने, बाकायदा डिग्री धारक है ये, और कई रिसर्च भी किए हैं और कई प्रयोग करके सामान भी बनाए हैं, जिसके तौर पर ये अब इनका ये कहना है कि अब मैं राम राज की कामना कर रहा हूँ और उस राम राज की कामना के लिए मेरे पूरे विश्व में मैंने प्रचार कर रहा हूँ ताकि राम राज की एक जो संकल्पना है वो पूरी हो सके। बिना चार्जिंग ई रिक्शा दौड़े, इसके लिए उन्होंने छत पर सोलर पैनल लगा रखा है। ई रिक्शा पर घूम घूम कर राम राज्य का उपदेश देने वाले ओम तत्सत बाबा ने अपने इसी वाहन में खाने पीने की व्यवस्था की हुई है। सफर के दौरान कहीं भी रुककर खाना बनाने के लिए गैस स्टोव का भी इंतजाम है। खाद्य सामग्री रखने के लिए छोटी सी स्टोरेज भी बनी हुई है। कहीं भी किसी भी मौसम में रहने सोने के लिए ई रिक्शा में ही छोटे से बेड की व्यवस्था है। ई रिक्शा में माइक और लाउड स्पीकर भी लगा हुआ है। इसमें सारी चीज है, माइक है, ये है, जहाँ मन है बोल सकते हैं, कर सकते हैं। सोलर पैनल लगा दिया है और ये सब लोग जिसका ये जिसने दान किया वो बहुत पीड़ा में था, तो उसने बुला के कहा कि बाबा आपको मैं देना चाहते दे दो, तो दे दिया, तो उसका दर्द भी मिट गया। राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं।
मेरा संकल्प यही है कि संसार में ये नहीं, मानव में राम राज्य समझे, और उससे जाकर के राम राज्य का व्याख्या जब आएगा तो दुनिया में कोई लड़ाई झगड़ा ये झमेला खत्म हो जाएगी आपस का, और ये सारे दुख दर्द से मानव मिट जाए। सनातन के मार्ग पर चलने का फैसला बाबा ने एक गंभीर बीमारी होने के बाद किया। स्टेज 4 का लीवर कैंसर होने के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। भगवान भोले से जुड़ा एक सपना देखने के बाद बाबा ने अपना गृहस्थ जीवन छोड़ने का फैसला लिया। कैंसर डायग्नोज होने के 30 साल बाद भी उनकी सांसें निरंतर चल रही हैं। लेकिन इस आने के पीछे कारण क्या था कि मुझे ये जाकर लीवर में कैंसर हो गया था। हाँ, तो कैंसर डॉक्टर ने उसमें लोहिया में आया था। पहला हुआ क्या कि स्वप्न में शंकर और माँ दुर्गा का स्वरूप आकर के कहा घर छोड़ो रे तुम मरो फिर जन्म लो। मैंने घर वाले से कहा कि ऐसे स्वप्न में कहा था वैसे भी मरना है ही 1-2 महीना के अंदर, बहुत बेचैनी बढ़ चुकी है। तो उसने कहा ठीक है तो जाइए। उन लोगों ने आने का इजाजत भी दिया। मैं घर से निकला दिल्ली के लिए, पहला मन बनाया दिल्ली आने का। जैसे ही चला तो ट्रेन में ही मुझे जो दर्द लहर था वो वास्तव में ठीक हो गया, लहर खत्म हो गया। और आज तक बेलपत्र का ही सेवन बहुत ज्यादा करता रहा और मैं स्वस्थ आज तक। तो अब तो उम्र से लास्ट कर दिया। महाकुंभ मेला हर 12 साल बाद लगता है, जिसका न सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिष महत्व भी है। इस साल ये मेला 13 जनवरी से आरंभ होकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ मेले में न सिर्फ भारत के बल्कि पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात बिहार के बोधगया के मशहूर बटरफ्लाई पार्क की, जो कि ठंड का मौसम शुरू होने के बाद फिर से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी वजह वहां दिखने वाली बटरफ्लाई यानी कि तितलियां हैं। यहां 52 प्रजाति की तितलियां दिखती हैं। इनमें तितलियों की 35 प्रजाति की रेयरिंग यानी कि पालन पोषण किया गया है, जिसके लिए बिहार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से यहां तितलियों को पालने के लिए पालन पोषण केंद्र मौजूद है। तितलियों की कई प्रजातियां, खास करके पेटेंट लेडी तितली 4000 से दूरी तय करके चीन या फिर यूरोप से यहां पर पहुंचती है। इसके पंखों पर नारंगी, काले और सफेद रंग का मोज़ैक पैटर्न बना होता है, जिसकी वजह से ये दिखने में बेहद आकर्षक होती है। देश विदेश से आने वाली तितलियों को ध्यान में रखकर 60 प्रजाति के 5000 पौधे लगाए गए हैं। इनमें होस्ट प्लांट और नेक्टर प्लांट 2 तरह के पौधे भी होते हैं, जिस पर तितलियां अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करती हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि बौद्ध धर्म में जीवित जानवरों को कैद से मुक्त करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, और यही कारण है कि देश विदेश से आने वाले पर्यटक भी तितलियों को यहां छोड़ते हैं। भगवान बुद्ध ने भी कॉमन क्राउ तितली प्रजाति को मान्यता प्राप्त दी है, क्योंकि ये प्रजाति बोधि वृक्ष पर अपने जीवन चक्र को पूरा करती है। बोधि वृक्ष के सीड से वो भोजन कर अपना जीवन चक्र को पूरा करती है। कॉमन मॉन, लाइम, स्वेलोटॉल, कॉमन जय, टेल जय, कॉमन रॉस, मोटीड इमिग्रेंट, कॉमन ग्रास येलो, लेमन इमिग्रेंट, ईस्टर्न स्ट्राइप्ड, अल्बाट्रॉस, लेमन पॉन्स, प्लेन टाइगर सहित 92 तरह की तितलियों की प्रजाति का ये अनोखा बटरफ्लाई पार्क है। हमारे इस गार्डन में आपको हर तरह के बटरफ्लाई देखने को मिलती है। कभी गर्मी में देखने को मिलेगी, कभी बरसात में, कभी जाड़े में। ये सारे के सारे सीजनली बटरफ्लाईज होते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने पहला तो हमारा बटरफ्लाई गार्डन स्पेशली बटरफ्लाई से रिलेटेड डेवलप किया गया है, और दूसरा हमारा है बटरफ्लाई लैब रेयरिंग सेंटर, जहाँ पे हम लोग पूरा बटरफ्लाईज की लाइफ साइकिल कंप्लीट कराते हैं। जो बटरफ्लाई एक डेवलप होती है उनको हम रिलीज करा देते हैं विजिटर के द्वारा। इन साइड में आपको पूरी बटरफ्लाईज की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, पूरा लाइफ, जैसे हम एग से लेके अडल्ट कैसे एक बटरफ्लाईज की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, उनके हर एक स्टेजेस को आप देखिएगा। अगर स्टेजेस की बात करें तो पहला स्टेज हो गया एग, दूसरा स्टेज हो गया कैटरपिलर, तीसरा स्टेज हो गया प्यूपा और चौथा स्टेज हो गया अडल्ट बटरफ्लाईज। बटरफ्लाई पार्क घूमने आए लोगों ने अंडे से तितलियों के अनुभव को भी साझा किया। बच्चे देखकर सुपर एक्साइटेड हैं और हमें तो बहुत मजा आ रहा है। बच्चों को कुछ नई चीजें देखने को मिल रही है।
बटरफ्लाई अभी हमें हर तरीके की देखने को मिल रही है। लाइफ साइकिल बटरफ्लाई कैसे फ्रॉम स्मॉल एग से वो बटरफ्लाई बनती है, वो सारा भी हमें देखने को मिल रहा है। रंग बिरंगे बटरफ्लाई हैं बहुत सारे, अच्छे लग रहा है देखने में। और कहीं ऐसा पार्क ही नहीं है जहाँ बटरफ्लाई अच्छा दिखे। इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलें न्यूज 5।